तो दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं आरडीएस। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपको कुछ ट्रेडिशनल चीज़ों के बारे में बता दूं। तो आरडीएस क्या है दोस्तों? आरडीएस एक तरह का आपको डेटाबेस सर्विस है जो कि एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे डेटाबेस सर्विस का मतलब क्या है। आप लोगों ने ना पहले अगर आप लोगों ने ऑन प्रेम नेटवर्क्स पे कभी काम किया होगा तो आप लोग वहाँ पे देखते होंगे कि जो भी आपका डेटाबेस है ना वो सर्वर्स पे इंस्टॉल्ड रहता है। ठीक है, तो लेट सपोज ये हमारा 2 टियर एप्लीकेशन है जहाँ पे एक फ्रंट एंड सर्वर है और बैक एंड में मैंने क्या करा है, डेटाबेस सर्वर बना रखा है। तो डेटाबेस सर्वर मैंने कैसे बनाया है, EC2 इंस्टेंस पे ही मैंने माई एसक्यूएल या कोई भी डेटाबेस लाइक पोस्टग्रेसक्यूएल, MS एसक्यूएल, कोई भी डेटाबेस को मैंने अपनी EC2 इंस्टेंस पे इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद मैं उसे एज एन डेटाबेस यूज कर रहा हूँ। बट दोस्तों इट्स अ डेटाबेस नॉट एन एप्लीकेशन। तो जो डेटाबेस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, जो सेटिंग अप डेटाबेस जिसे हम लोग कहते हैं, इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स। जैसे कि यहाँ पे आपको डेटाबेस के लिए क्लस्टर क्रिएट करने होता है जहाँ पे एक क्लस्टर के अंदर मल्टीपल नोड्स होने चाहिए। मल्टीपल नोड्स का मतलब आपको हो गया, एज्यूम करो कि आप मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस आर इन अ सिंगल ग्रुप और मल्टीपल EC2 इंस्टेंस जब मिल के एक एज ए सिंगल डेटाबेस सर्वर की तरह एक्ट करते हैं, उसे हम लोग क्लस्टर कहते हैं। तो जब वैसा सेटअप आप डेटाबेस पे करते हो ना दोस्तों, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, लाइक इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स। और ऐसा क्लस्टर हम लोग एप्लीकेशन पे यूजुअली क्रिएट नहीं करते हैं। यूजुअली ये इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग बस डेटाबेस पे ही क्रिएट करते हैं। और इसके अलावा जहाँ तक बात आती है रिलेशनल डेटाबेस की, तो मार्केट में ना ऐसे कुछ लिमिटेड डेटाबेसेस ही हैं, जैसे कि हो गया MySQL, PostgreSQL, MariaDB हो गया, MongoDB हो गया, Oracle, SQL, MS SQL, ये सारी कुछ लिमिटेड ऐसे डेटाबेस है जो कि प्रेजेंट है मार्केट में। तो AWS ने क्या किया कि उसने देखा कि भाई जब भी इंजीनियर्स लोग जो EC2 इंस्टेंस पे डेटाबेस को इंस्टॉल करते थे, जब वो क्लस्टर क्रिएट करते थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। जैसे कि ये हमारा एक क्लस्टर क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 नोड है हमारा, हो सकता है आप किसी क्लस्टर पे 5 नोड हो, 6 नोड हो, और उसका जब अब कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो AWS ने इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए उसने क्या किया, उसने दिमाग लगाया। उसने एक EC2 इंस्टेंस पे जो क्लस्टर क्रिएट करने के लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ना, बाय डिफॉल्ट खुद से AWS ने वो सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशंस कर दिए। ठीक है, उसके बाद वो इंस्टेंस आपको दे दिया। ऐसा नहीं कि आपके पास ब्लैंक EC2 इंस्टेंस और आप उस पे डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर रहे हो, नहीं। उसने एक ऐसा EC2 इंस्टेंस आपको प्रोवाइड किया जिस पे डेटाबेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, और उस कॉन्फ़िगर्ड EC2 इंस्टेंस को हम लोग कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। तो ये जो आइकन है, ये रिलेशनल डेटाबेस का आइकन है। यहाँ पे क्या है कि ये जो यहाँ पे ना आपको जो डेटाबेस है वो EC2 इंस्टेंस में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है, और उसके बाद वो आपको AWS ने प्रोवाइड किया। इसका मतलब इससे फायदा क्या हो गया, आपको खुद से कॉन्फ़िगरेशन करने का कोई टेंशन नहीं है। प्लस जब आप डेटाबेस क्रिएट कर लेते हो ना, तो आपको बस डेटाबेस से मतलब होता है। यूजुअली ऐसा बहुत ही रेयर ऐसा होता है, या फिर ऐसा कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जब तक ना हो तब तक आपको सर्वर पे लॉगिन करने का जरूरत नहीं पड़ता है डेटाबेसेस के केसेस में। तो इसलिए जो AWS ने जो ये जो RDS इंस्टेंस बनाया ना, इसे हम लोग RDS इंस्टेंस कहते हैं, मीन्स डेटाबेस इंस्टॉल्ड ऑन EC2 इंस्टेंस। तो वैसे सिचुएशन में ना हमें ज़रूरत नहीं होता ताकि हम लोग EC2 पे लॉगिन करें। तो जो RDS इंस्टेंस है ना दोस्तों, इस पर भी आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। बट ये आपको कंप्लीटली जो भी आपका डेटाबेस है इट विल बी रनिंग ऑन EC2 इंस्टेंस, और वो सारे के सारे जो भी एंड पॉइंट वगैरह होते हैं, जो भी डिटेल्स है जिससे कि आप डेटाबेस सेटअप कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में, वो सारे के सारे डिटेल्स को AWS आपको प्रोवाइड कर देती है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग RDS समझ गए होंगे। चलिए अब कंसोल पे चलते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ RDS क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे RDS टाइप करना है और नेविगेट होना है टू द RDS। चलिए, तो एक बार जब RDS ओपन हो जाता है उसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए इसे ओपन होने दीजिए पहले। ओके, तो ये हमारा RDS ओपन हो चुका है। ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास कितना EC2 इंस्टेंसेस क्रिएटेड है, क्या क्लस्टर वगैरह है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग पहले चलते हैं DB इंस्टेंस पे। अब मुझे क्रिएट करना है एक डेटाबेस इंस्टेंस, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा सिंपल सा क्रिएट डेटाबेस इंस्टेंस करूँगा। और दोस्तों मैं ये जो भी कर रहा हूँ ना, बैकएंड में एक्चुअली EC2 इंस्टेंस पे ये सारे के सारे काम हो रहे हैं। अब आपको जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि कुछ लिमिटेड ही डेटाबेस है, ये वही लिमिटेड डेटाबेस है। अमेजन ऑरोरा अमेजन का अपना प्रोडक्ट है, MySQL हो गया, MariaDB हो गया, पोस्टग्रे, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। तो जैसे ही लेट सपोज मैं यहाँ से MySQL सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं MySQL सेलेक्ट करके क्रिएट करूँगा ना दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली EC2 इंस्टेंस पे बैकएंड में ये MySQL ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा, आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से स्टैंडर्ड क्रिएट पे क्लिक करना है। इजी क्रिएट भी कर सकते हो। इजी क्रिएट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए होते हैं, वो सारे के सारे डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ वो आपका डेटाबेस क्रिएट कर देता है, बट दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो यू हैव टू ऑलवेज चूज स्टैंडर्ड क्रिएट। नाउ जस्ट सिलेक्ट MySQL। यहाँ से आप वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो
ओल्ड से लेके जितना भी पुराना वर्जन है सारे के सारे वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए मैंने वर्जन सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है कि प्रोडक्शन के लिए आप यूज़ कर रहे हो, डेमो के लिए यूज़ कर रहे हो या फ्री टियर में यूज़ कर रहे हो। तो अब जहाँ तक बात आती है प्रोडक्शन का, तो वहाँ पे आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे डीबी क्लस्टर आप क्रिएट कर सकते हो, मल्टी एजाई डिप्लॉयमेंट, ये सारी ये मल्टी एजी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा जब हाई अवेलेबिलिटी के बारे में जब भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ उस टाइम पे मैं आप लोगों को मल्टी एजी के बारे में बताऊंगा। फिलहाल नहीं। तो प्रोडक्शन यूज केस में क्या है कि प्रोडक्शन में क्या है कि अब आपको जो इंस्टेंस का जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा देना होता है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स 2 देने होते हैं। मीन्स एक तरह से आपका मिनिमम 2 इंस्टेंस लॉन्च होगा। तो वो सारी चीज़ें इसमें हम लोग प्रोडक्शन में सेलेक्ट करते हैं, बट इट्स बिट कॉस्टली, तो मैं अभी इसे प्रोडक्शन में सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं फ्री टियर पे आता हूँ। फ्री टियर में आपको क्या करना है, आपको पहले बस अपना डेटाबेस का जो आइडेंटिफायर है, कुछ भी आइडेंटिफायर नेम दे सकते हो। चलो मैं DB_ इंस्टेंस से एक आइडेंटिफायर दे दिया। अब आपको अपना रूट यूजर नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो मास्टर यूजर, आपके डेटाबेस का मास्टर यूजर क्या होगा, चलो मैं उसे एडमिन ही रहने देता हूँ। मास्टर पासवर्ड क्या होगा, मास्टर पासवर्ड मैं डालता हूँ आपको password.75। चलिए मास्टर पासवर्ड आप भी कुछ भी डाल सकते हो अपने हिसाब से। चलिए मैंने ये पासवर्ड डाल दिया है। अब यहाँ से आप इंस्टेंस का टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे टाइप है, 1 vCPU, 2 GB रैम, 2 CPU, 4 GB रैम। तो ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये सारी की सारी चीज़ें ग्रेड आउट है, बिकॉज वी आर लॉन्चिंग फ्री टियर। फ्री टियर में बस ये एक अवेलेबल होता है आपको db.t2.micro। ये क्यों अनअवेलेबल है मैं देख लेता हूँ। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक करा है, तो मैं एक बार फिर से इसे लॉन्च कर लेता हूँ। आई थिंक इट्स लुक गुड। ओके आगे देखते हैं। अब ये हमारा स्टोरेज टाइप हो गया, हमारा किस टाइप का स्टोरेज है। तो मैंने SSD स्टोरेज में यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ जनरल पर्पस। तो स्टोरेज में डिटेल में आगे चल के आने वाले लेक्चर्स में आने वाला हूँ, जब मैं आपको EBS वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ाऊँगा। अब यहाँ पे स्टोरेज ऑटो स्केलिंग पे हम लोग देखते हैं, ये क्या करेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट ये ऑटोमेटिकली स्केल कर सकता है। लाइक लेट सपोज मैंने बस 20 GB ही अपने इंस्टेंस पे दिया है और सडनली कंप्लीटली ऑटोमेटिकली फुल हो गया मेरा स्टोरेज, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इनेबल कर देगा, ऑटोमेटिकली स्केल कर देगा आपके स्टोरेज को। एज ऑफ नाउ मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैं इसे हटा देता हूँ। कौन से VPC में लॉन्च करना है वो भी आपको सिलेक्ट करना होता है। तो चलिए मैंने यहाँ 2 VPC है, तो किसी में मैंने सिलेक्ट कर लिया, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं सबनेट ग्रुप। दोस्तों सबनेट ग्रुप क्या होता है, तो सबनेट ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सबनेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक क्लस्टर के अंदर मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस होते हैं, लाइक मल्टीपल नोड्स होते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे EC2 इंस्टेंस एक सिंगल सबनेट में होंगे। वो आप सारे के सारे इंस्टेंसेस, सारे के सारे नोड्स को एक क्लस्टर में आप मल्टीपल सबनेट्स पे डाल सकते हो, मल्टीपल सबनेट पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपने नोड्स को मल्टीपल सबनेट्स में रखें, हो सके तो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन, लाइक मल्टीपल सबनेट्स में जब आप रखोगे अपने नोट्स को, दैट इज अ रिकमेंडेड वे। ठीक है दोस्तों, तो ये वही बोलता है। तो RDS का क्या कहना है, AWS RDS का, वो बोलती है कि नहीं, आपको मिनिमम 2 सबनेट तो रखना ही है। और मिनिमम 2 सबनेट रखना है, तो कैसे रखोगे, तो इसने एक सबनेट ग्रुप बना दिया। आप इस सब यहाँ से आप एक सबनेट ग्रुप क्रिएट करो। इस सबनेट के अंदर आपको मल्टीपल सबनेट सेलेक्ट करने होते हैं, और उस सबनेट ग्रुप के अंदर, तो मैंने एक ऑलरेडी सबनेट ग्रुप बना रखा था ये, तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके अंदर मल्टीपल सबनेट ग्रुप्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल। अब यहाँ पे क्या आता है, आपका जो RDS इंस्टेंस है वो पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दोस्तों योर डेटाबेस शुड बी वेरी मच सिक्योर, इसलिए उसे आपको पब्लिक एक्सेस नहीं देना है। अब यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप यूज करना है वो कर सकते हैं। कौन से अवेलेबिलिटी जोन में चाहिए, तो मैं चाहता हूँ चलो US East 1A में मेरा डेटाबेस क्रिएट हो। ये उसका डिफॉल्ट पोर्ट है MySQL का 3306, आप चाहो तो इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। डेटाबेस में किस तरह से ऑथेंटिकेट करना चाहूँगा, तो मैं भाई पासवर्ड से ऑथेंटिकेट करना चाहता हूँ। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाओ, तो यहाँ पे आप इनिशियली आप चाहते हो जब आपका डेटाबेस लॉन्च हो तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा डेटाबेस प्रेजेंट हो, तो मैं बोलता हूँ चलो बाय डिफ़ॉल्ट DB नाम का डेटाबेस प्रेजेंट हो। मैं ये चाह आप जब भी इनेबल ऑटोमेटेड बैकअप्स करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके बैकअप को लेने लगता है। ऑटोमेटिकली ये आपके बैकअप को ये मीन्स ऑटोमेटिकली ये क्रिएट करेगा आपके बैकअप को। और ये रिटेंशन पीरियड है, लेट सपोज हमारा बैकअप क्रिएट हो रहा है तो कितने दिनों तक वो बैकअप प्रेजेंट रहना चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट होता है 7 डेज, और मैक्सिमम आप इसे कर सकते हो 35 डेज तक। मैक्सिमम 35 डेज तक आपका जो स्नैपशॉट है इट विल बी स्टोर्ड इन RDS, आफ्टर दैट ऑटोमेटिकली इट विल बी डिलीटेड। बट फिलहाल मैं बैकअप को डिसेबल कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ से मॉनिटरिंग कर सकते हो, लॉग जो होता है लॉग्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो चाह लिए तो। ठीक है दोस्तों, अब मेंटेनेंस,
ये क्या है, ये इनेबल ऑटो माइनर वर्जन अपग्रेड। जब कोई भी अपडेट अगर AWS का करना हुआ, कोई भी अपडेट अगर AWS करना चाहती है तो ये अगर आप इनेबल कर दे तो अगर कोई छोटा मोटा अपडेट हो तो बिना आपसे पूछे ही आपका ये बिना आपसे पूछे ही वो अपडेट कर देगा। यहाँ पे आपको मेंटेनेंस विंडो भी शेड्यूल करना होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चलो बस रात को ही ये जो भी माइनर अपडेट है वो बस रात को ही हो तो वो कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई जब मन करे कर दो आप, तो मैं नो प्रेफरेंस पे कर दूंगा। फिलहाल मुझे इसका जरूरत नहीं है तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आके फिर से क्लिक करना है क्रिएट डेटाबेस। तो चलिए ये क्या दे रहा है, चलिए ये नाम गलत है तो इसको मैं हाइफन दे देता हूँ, और पासवर्ड पे इशू है तो चलिए मैं पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ। चलिए पासवर्ड भी चेंज हो गया है। अब यहाँ से हम लोग क्रिएट डेटाबेस पे चलिए क्लिक करते हैं और ये हमारा डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट हो गया। दोस्तों इट्स जस्ट अ डेटाबेस व्हिच इज लॉन्च्ड above your EC2 इंस्टेंसेस। बस हमें यहाँ दिखेगा नहीं। जब एक बार जब ये ओपन करोगे आप तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे आपका कंप्लीट एंड पॉइंट आ जाएगा, पोर्ट नंबर आ जाएगा, ये सारे डिटेल्स आपको जरूरत होंगे टू जब इसे आप डेटाबेस को अपने एप्लीकेशन में जब आप कॉन्फ़िगर करोगे। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको याद होगा मैंने आपको सबनेट ग्रुप के बारे में बताया था, बट वहाँ पे सबनेट ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं था। आप उसे कैसे क्रिएट कर सकते हो सबनेट ग्रुप को, पहले आपको सबनेट ग्रुप्स के अंदर आना है, यहाँ पे क्रिएट DB सबनेट ग्रुप करना है। चलिए मैं एक सबनेट ग्रुप क्रिएट करता हूँ, मैं करूँगा सबनेट। कौन से VPC में आप सबनेट ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो, तो ये वाले VPC में मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। इस सबनेट ग्रुप के अंदर कितने सारे अवेलेबिलिटी जोन्स होने चाहिए, तो चलो मैं 1A और 1B ले लिया, 2 अवेलेबिलिटी जोन्स होने चाहिए। और ये 2 अवेलेबिलिटी जोन में कितने सारे सबनेट्स प्रेजेंट है, तो जितने भी सबनेट प्रेजेंट है वो सारे के सारे सबनेट्स यहाँ पे आपको शो करने लगेंगे। आपको उसमें से जो भी सबनेट इस सबनेट ग्रुप के अंदर डालना है उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं दोनों को इस सबनेट ग्रुप के अंदर डालना चाहता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसे क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो वेयर इट इज, ओके डिस्क्रिप्शन। चलिए The DB subnet group doesn't meet availability zones coverage requirement. Current AZ coverage at subnet to cover at least 2 AZs. ओके तो ये दोनों के दोनों आई थिंक दोनों के दोनों ये अवेलेबिलिटी जोन US ईस्ट 1B में ही है। और हमें क्या है, हमें मिनिमम 2 अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे देना होगा। जब भी आप अपना सबनेट ग्रुप क्रिएट करते हो तो वहाँ पे मिनिमम 2 अवेलेबिलिटी जोन होना चाहिए। 2 अवेलेबिलिटी जोन का मतलब है एक सबनेट ही रहे बट दोनों के दोनों डिफरेंट। अगर आप मिनिमम 2 सबनेट भी डालते हो अपने सबनेट ग्रुप में तो दोनों के दोनों जो सबनेट है ना, इट शुड बी इन अ डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन। अभी क्या है, मेरा दोनों के दोनों सेम अवेलेबिलिटी जोन में है तो ये काम नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं और कोई है या नहीं। आई थिंक 1D नहीं, चलिए देखते हैं। नहीं, यही 2 सबनेट्स ही है मेरे पास। इसके लिए मुझे और भी सबनेट्स क्रिएट करने होंगे। चलिए मैं दूसरे वाला VPC में देख लेता हूँ। चलिए इस VPC में डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में मेरे पास बहुत सारे सबनेट्स। तो मैं एक सबनेट US ईस्ट 1A से निकालता हूँ, दूसरा सबनेट US ईस्ट 1B से निकालता हूँ, उसके बाद मैं इसे क्रिएट करता हूँ। ये चलिए हमारा सबनेट ग्रुप क्रिएट हो गया। अब जब भी आप चाहो तो अपने इस डेटाबेस को इस सबनेट ग्रुप के अंदर क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों चलिए ये हो गया हमारा क्या डेटाबेस। तो हमारा क्या आप लोग देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो डेटाबेस है ये यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब जब इसके अंदर जाओगे तो इसके बारे में सारी के सारी डिटेल्स के बारे में आप लोग समझ जाओगे। तो दोस्तों आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सीखने वाले हैं बैकअप्स के बारे में, EC2 के बैकअप्स के बारे में सीखेंगे, फिर हम लोग RDS के बैकअप्स के बारे में सीखेंगे, लाइक स्नैपशॉट्स क्या होता है, इनमें जो वॉल्यूम्स अटैच होते हैं वो क्या होते हैं। आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम लोग बहुत RDS और EC2 के कुछ चीज़ों को डिटेल में देखने वाले हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम भी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।